गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है वो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, बस डायग्राम बाकी था। तो उस डायग्राम को मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि आपको एक सर्कल टाइप का होता है जो वो फॉस्फेट ग्रुप को दिखाता है, और जो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो फैटी एसिड को दिखा देते हैं। और ये दो लाइनें मिलकर एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर का निर्माण करती है, जो जैसे कि एक नीचे दिख रही होगी आपको और एक ऊपर दिख रही होगी। और जिसमें आपको एक एक्सट्रिंग प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर लगी हुई प्रोटीन होती है वो एक्सट्रिंग प्रोटीन कहलाती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर फिक्स होती है प्रोटीन्स वो इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाती है। और जो आपको ये सर्कल सर्कल बनता हुआ एक डंडी सी दिखाई दे रही होगी, एक लाइन सी दिखाई दे रही होगी, वो CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को दिखाता है। सम पार्ट यानी कि 5% कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके एक तरफ तो आपको ECF दिख रहा होगा, एक तरफ ICF दिख रहा होगा। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर होता है ICF यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ आपको दिख रहा होगा ECF। तो ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर का फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अब मैं आपको एक सेल का डायग्राम है उसके थ्रू समझाता हूँ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आपको ये आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रही होगी, ये ब्लू ब्लू लाइन की, तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको डायग्राम में समझाया है। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ की बात करें तो आपको तो कुछ ऑर्गेनेल्स दिख रहे होंगे। और जो ऑर्गेनेल्स जिस पानी में तैरते हैं यानी कि जिस फ्लूइड में तैरते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में से अगर इन ऑर्गेनेल्स को हटा दिया जाए न्यूक्लियस सहित, अगर ऑर्गेनेल्स को हटा देंगे तो हमें उसे साइटोसोल कहते हैं। अब बात करते हैं जो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। इसमें एक लाइसोसोम होता है, जिसे हम आत्मघाती या सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। और लार्जेस्ट ऑर्गेनल न्यूक्लियस होता है जो कि इसके अंदर होता है DNA। जो हमारा DNA होता है वो DNA कंसंट्रेट होकर इसके अंदर होता है। और कुछ वैक्यूल होती है, प्रोक्जिसोम, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस फ्लूइड में ये ऑर्गेनेल्स होते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी एक तरह से जैसे कि हमारी RER होती है, उनसे कुछ प्रोटीन्स बनती हैं। उन प्रोटीन्स को पैकेजिंग करके ये पैकेजिंग करने वाला जो ऑर्गेनल होता है उसे ही गोल्जी बॉडी कहते हैं। और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कुछ सेंट्रियोल्स होते हैं जो DAE सेल डिवाइड होती है उस टाइम पर काम आते हैं। जब सेल डिवाइडिंग अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सेंट्रियोल का काम क्या है। अब जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं वो RER पर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ बिखरे हुए भी प्रेजेंट होते हैं। जो बिखरे हुए प्रेजेंट होते हैं जिनसे वो प्रोटीन बनती है। राइबोसोम का आप आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम से जो प्रोटीन बनेंगी, जो साइटोप्लाज्म में तैरने वाले होते हैं ना, उनसे प्रोटीन बनती है, वो उसी सेल में प्रयोग कर ली जाती है। और जो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोमों द्वारा जो प्रोटीन सीक्रेट की जाती है वो प्रोटीन गोल्जी बॉडी के थ्रू पैकेजिंग होकर सेल के बाहर ECF में भेज दी जाती है, जो बाहर कहीं भी काम आती है। अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि ये क्या कार्य करती है। ये एक तरह से उनका फंक्शन ये होता है कि जो सेल शेप है उसको मेंटेन करती है, और ऑर्गेनेल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ होती है, इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये किसका सिंथेसाइज करती है, ये लिपिड सिंथेसाइज करती है। और हाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बदलने का कार्य भी करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। आप भी जानते हैं कि पावर हाउस कौन होता है सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP फॉर्मेशन, ATP और ग्लूकोज का पाचन वगैरह ये सब चीजें इसी में होती है। अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म की। मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं।
और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए थिक सोल्यूबल, साइटोप्लाज्म इज ए थिक सोल्यूबल फिल्स इज, यानी कि ज्यादातर जो मतलब ज्यादा क्या अधिकांश सेल के भाग को जो फील करके रहता है वो कौन होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म, जो अधिकांश भाग को फील करके रहता है। और ये एक तरह से एनक्लोज्ड होता है किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बंद होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर का पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बंद रहता है। अब इट इज मेनली कंपोज, भाई ये किस किस का बना होता है, ये एक वाटर, कुछ साल्ट होते हैं और प्रोटीन्स भी होती है। प्रोटीन्स कहाँ से आएगी आप भी समझते हो, मैंने बताया था अभी राइबोसोम फैक्ट्री होती है, उसी से वो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। और अब यूकेरियोटिक में बात करें साइटोप्लाज्म की, तो इसमें कुछ मटेरियल्स इनसाइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये यूकेरियोटिक सेल में है ना, जो ये कुछ मटेरियल्स होते हैं वो अ, अरे यार, मतलब ये कि आप समझ सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के तो अंदर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ये कहना चाहता है ये। अब आगे बात करते हैं, द साइटोप्लाज्म इज द प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरली। भाई जो साइटोप्लाज्म होता है जो सेल मेम्ब्रेन के आसपास के एरिया पर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। और जो साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के आसपास होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके आसपास होगा तो उसे एंडोप्लाज्म बोलते हैं। मैंने बताया था आपको कि अगर अपन न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर इससे हटा देंगे साइटोप्लाज्म से, तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। वाह, प्रोटोप्लाज्म नहीं, साइटोसोल कहलाता है। और अब अपन बात करते हैं कि जी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। और साइटोसोल किसे कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेल्स को हटा देते हैं तो ये क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था साइटोसोल कहलाता है, साइटोसोल। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स सस्पेंड इन द, अब मैंने बताया था कि भाई इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको अगर हम निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा, एक साइटोसोल कहलाएगा, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स में हम सबसे पहले किसी के बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और ये अपन किस नाम जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन एरोबिक, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है या ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। अब आगे बात करते हैं, द एनर्जी स्टोर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। भाई एटीपी के फॉर्म में ही इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है। अब बात करते हैं द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर में अपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर होती है उसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इनर वाली होती है उसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं सॉरी, the space present between outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane is called intermembraneous space कहलाता है। जो दोनों के बीच में स्पेस होगा उसे इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्टेशन चेन टेक प्लेस इन द मेम्ब्रेनियस स्पेस। जो इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो उनके लिए भी जो टेक प्लेस होता है ना, यानी कि जो स्पेसिफिक जगह होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा आता है उसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और टीसीए टेक प्लेस भी होता है, या टीसीए आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो वो इसी फ्लूइड के अंदर होती है। और माइनर कंपोनेंट, यानी कि अपन जानते हैं कि डीएनए
न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी सेल के एक ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो इसे माइनर कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर आप एमसीक्यू बन सकता है कि माइनर कंपोनेंट डीएनए प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रियम। अब आगे बात करते हैं। अब आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें देखो आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक तो देख, आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, और एक इनर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, और इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ डीएनए के पार्टिकल्स भी पड़े हुए हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो उनके फोल्ड होते हैं, कुछ जो फोल्ड क्या कहलाते हैं, वो क्रिस्टी कहलाते हैं। और मैंने बताया था कि आपको जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। और जो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये एक गोल सर्किल और एक डंडी सी दिख रही होगी, तो अपन इनको एप एप पेडिंकल नाम से जानते हैं। और ये एक तरह से जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं, जो इनमें इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू का लाइक काम करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन को कराने में थोड़े सहायक रहते हैं। और कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आगे बात करते हैं अपन राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम आप जानते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्री भी होती है। तो अब बात करते हैं, राइबोसोम आर टाइंग ग्रेन्यूल्स एंड कंपोज्ड ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन से। तो जो ये होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, वो किसके कंपोज होते हैं, प्रोटीन्स और आरएनए के होते हैं। और, अब आगे बात करते हैं। और ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन का कार्य करता है, जिसे मैंने बताया था प्रोटीन फैक्ट्री नाम से जानते हैं इसे, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब ह्यूमन बॉडी में जो राइबोसोम पाया जाता है, वो एटीएस एटीएस टाइप का पाया जाता है। एटीएस मीन्स होता है ये स्पेसिफिक यूनिट होती है जिसके नाम, जो टर्म होती है जो यूनिट के नाम से यूज ले लेते हैं, एटीएस एस लगा देते हैं लास्ट में। अब ए सबस्टेट वर्ग कुछ ऐसा होता है, जो यूनिट के नाम से जानते हैं, सबस्टेट वर्ग, उस यूनिट के नाम से इसे एस रख दिया जाता है उसके नाम का। अब आगे बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम व्हेन प्रेजेंट इन द फ्री सेल कलेक्टर, भाई जो मैंने बताया था कि आपको जो राइबोसोम्स होते हैं, वो अगर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़े रहेंगे तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करेंगे। जो यूज कहाँ जाएगा, वो विद इन द सेल में यूज हो जाएंगे, आपको मैंने बताया था। अब बात करते हैं जो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द आरईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्सपोर्टेड हो जाते हैं आउटसाइड द सेल। भाई सेल के बाहर निकाल, गोल्जी बॉडी के थ्रू पैकेजिंग होते हैं और बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो बाहर की तरफ में प्रयोग किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको वीडियो कैसा लगा? और दो ऑर्गेनिल्स कंप्लीट हो गए हैं, और 4-5 ऑर्गेनिल्स और है, फिर हम चलेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस की तरफ, जिसमें अपना सेल भी खत्म हो जाएगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, मैं आपको 2 लेक्चर में सेल खत्म हो जाएगा, फिर टिश्यू शुरू कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।